अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग की यूनिट 1 का पार्ट 4। इससे पहले जो 3 पार्ट्स हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने बेसिक्स ऑफ द क्रिटिकल केयर नर्सिंग वो सारी की सारी डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करते हैं इसी यूनिट में, तो इसमें स्पेसिफिकली हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है ना फिर हम जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है फॉर द क्रिटिकली इल पेशेंट की कौन कौन से पेशेंट को हम क्रिटिकली इल या आईसीयू में हम एडमिट करेंगे, और एट द एंड जो है ना इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, सबसे पहले व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट या क्रिटिकल इल पेशेंट, या वो पेशेंट जिनको हम केयर दे रही है तो उनको हम कितनी उसमें जो है ना डिवाइड करते हैं, कितनी डिवीजन हम उसकी करते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स की। तो क्रिटिकल पेशेंट बेसिकली उसकी 4 कैटेगराइजेशन होती है। द फर्स्ट वन उसमें होते हैं लेवल 0 पेशेंट। लेवल 0 पेशेंट वो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो आमतौर पर नॉर्मल वार्ड में ट्रीट हो जाते हैं, मतलब ये कि वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती। नॉर्मल वार्ड या जिसको हम कहते हैं नॉर्मल एक्यूट वार्ड ट्रीटमेंट उनको दी जाती है। जो नॉर्मल वार्ड में उनको एक्यूट ट्रीटमेंट दी जाती है तो उनको हम कहते हैं लेवल 0 क्रिटिकल पेशेंट। ओके, लेवल 1 क्रिटिकल पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो रिस्क ऑफ डिटोरिएटिंग होते हैं, मतलब ये कि नॉर्मल वार्ड में वो पड़े हुए होते हैं लेकिन उनकी कंडीशन जो है ना वो दर्जे ब दर्जा और भी ख़राब होता जा रहा है, उनकी कंडीशन और भी बदतर होती जा रही है। अब सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम, अब उनको आप एक्यूट केयर भी दे रहे हो लेकिन साथ में जो है ना जो क्रिटिकल केयर टीम होता है उसके साथ एडवाइस भी आप दे रहे हो। एक होता है जनरल टीम होता है वार्ड में, जो जनरल नर्सेज होते हैं या जनरल फिजिशियंस होते हैं वो केयर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेवल 1 के पेशेंट थोड़ी सी उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में जो जनरल फिजिशियन होते हैं या जनरल नर्सेज होते हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो है ना वो एडवाइस फ्रॉम द क्रिटिकल केयर टीम वो दे रही है। ओके, अच्छा, दूसरे लेवल पे जो है ना वो होते हैं लेवल 2। लेवल 2 की पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो जिनके लिए जो है ना इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होते हैं, उनको जो है ना कांस्टेंट इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। सिंगल पेलिंग ऑर्गन और पोस्ट ऑपरेटिव, ज़्यादातर ये लेवल 2 में वो पेशेंट आते हैं जिसकी सर्जरी हुई होती है अभी रिसेंटली, या वो पेशेंट जिनकी एक अर्गन जो है ना वो किया हो लेकिन सिंगल अर्गन की फेलियर हुई हो, तो ऐसे पेशेंट को हम लेवल 2 कैटेगराइजेशन में डालते हैं और ये जो है ना ये हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। ओके, स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हायर लेवल, या वो पेशेंट जो लेवल 3 से जो है ना लेवल 2 में आ जाए। बेसिकली ये ज़्यादातर होते हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, ये लेवल 2 के पेशेंट होते हैं जिसको हम एचडीयू कहते हैं। तो ज़्यादातर वो हर एक वार्ड में एचडीयू होता है, ज़्यादातर उसमें जो है ना लेवल 2। लेवल 3 के वो पेशेंट होते हैं जिसको एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर या और एडवांस प्रोसीजर्स की उनको ज़रूरत होते हैं, या जिसको बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट या एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट जिसके वेंटिलेशन वगैरह हो गया वेंटिलेटर, तो उनकी, या वो पेशेंट जिनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुकी हो, जिनको हम कम्प्लेक्स पेशेंट भी कहते हैं ना। कम्प्लेक्स पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ जो है ना वो हो, तो इसी पेशेंट को हम लेवल 3 कैटेगराइजेशन देते हैं। और लेवल 3 जो है ना ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट जो है ना वो होते हैं और वो मेन आईसीयू में वो एडमिट होते हैं। ओके, तो ये है क्रिटिकल केयर पेशेंट की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब कोर कम्पिटेंसीज, व्हाट आर द कोर कम्पिटेंसीज दैट नीड फॉर द आईसीयू नर्सेज और आईसीयू फिजिशियंस। तो उसमें सबसे पहले जो है ना पेशेंट केयर है। कोर कम्पिटेंसीज में पेशेंट केयर है कि चाहे वो नर्सेज हो फिजिशियन हो, वो एबल हो फॉर केयरिंग द पेशेंट, कि वो जो है ना पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकता है। और स्पेसिफिकली नर्सेज के लिए केयर वर्ड यूज़ होता है, तो नर्सेज जो है ना वो क्या हो, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकता हो, चाहे वो जो भी लेवल की केयर हो, लेकिन वो स्पेसिफिक जो आईसीयू की पेशेंट होते हैं तो वो आईसीयू कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हो, या एचडीयू की पेशेंट है तो एचडीयू की नर्सेज जो है ना वो इतने एबल हो कि उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, दूसरा कोर कम्पिटेंसी में मेडिकल नॉलेज है। अब जो नर्सेज फिजिशियंस है उनके पास मेडिकल नॉलेज हो रिगार्डिंग द स्पेसिफिक
सर्कमस्टांसेस, मतलब ये कि आईसीयू पेशेंट है और आईसीयू पेशेंट में जो आईसीयू नर्सेज होते हैं तो उनको उस पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज हो। ओके, अच्छा, फिर जो है ना प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। अब ये जो है ना सिर्फ इनके पास मेडिकल नॉलेज नहीं हो, इनके साथ प्रोफेशनलिज्म भी हो। मतलब ये कि वो जो है ना वो जो प्रोसीजर उनको मालूम है, वो जो डायग्नोसिस या जो मेडिकेशन जो कुछ भी उनको मालूम है तो वो स्टैंडर्ड लेवल पे जो है ना उस पेशेंट को प्रोवाइड भी कर सकते हो। ओके, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर जो है ना स्टैंडर्डाइज लेवल पे जो है ना वो उनको पहुंचा सकते हो। साथ में उनको एथिक्स का भी पता हो, मतलब ये कि इन सेंटेंस का मतलब है कि वो नर्सेज और फिजिशियन हो, वो वेरियस ड्यूटीज, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ के बारे में जानते हो और उनको जो है ना वो प्रैक्टिस भी करते हो। अच्छा, फिर जो है ना ऐसी नर्सेज या फिजिशियन के पास कोर कम्पिटेंसीज में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके साथ जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो वार्ड में आईसीयू में पेशेंट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव उस पर होते हैं, उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और साथ में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा, तो इसी पेशेंट को कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड होते हैं। साथ में जो है ना जो आपकी कोलैबोरेटिव टीम है, टीम वर्कर है, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपके पास जो है ना फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो। ओके, अच्छा, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। अब ये जो नर्सेज हैं इनमें जो है ना ये एबिलिटी हो कि वो प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग कर सकते हो। प्रैक्टिस बेस्ड का मतलब ये है कि आप थ्रू एक्सपीरियंस आप जो है ना सीख सकते हो, मतलब ये कि जो वो नॉलेज जो आप सक्सेस और फेलियर से जो है ना हासिल कर सकते हो, मतलब अब कामयाब हो के आपने उससे कामयाबी से किया सीखा, आप फेलियर में चले गए, फेलियर से आपने किया सीखा, तो वो प्रैक्टिस बेस और इम्प्रूवमेंट। और ये जो आपने सीखा अपनी प्रैक्टिस से जो लर्निंग की वो जो है ना फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप यूज़ करते हो, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, कोलैबोरेटिव टीम के इम्प्रूवमेंट के लिए। सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस। सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है कि आप प्रैक्टिस एज अ होल करते हो, मतलब ये कि जिसमें आता है पेशेंट केयर भी आता है, हेल्थ केयर टीम, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ, एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम। आप प्रैक्टिस करते हो लेकिन वो प्रैक्टिस में सिर्फ आपका पेशेंट आपका फोकस नहीं होता, उसमें जो है ना आपका अपना हेल्थ केयर टीम भी फोकस होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी फोकस होता है, आपका एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम आपका फोकस होता है। तो ऐसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस। ओके, एज अ होल प्रैक्टिस जिससे होता है। अच्छा, अब जब आप एक पेशेंट आपके पास आ जाए तो उस पेशेंट को आप कौन सी क्राइटेरिया के बेस पे जो है ना आप उसको आईसीयू में एडमिट करोगे, मतलब ये कि उसमें कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आईसीयू के एडमिशन के लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट हो, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है ना आप उसकी वाइटल साइंस चेक करोगे। वाइटल साइंस में अगर उसकी पल्स लेस देन 40 या ग्रेटर देन 150 बीट्स पर मिनट हो, क्योंकि एडल्ट का जो पल्स है वो 60 to 100 नॉर्मल है, तो अगर इसके नीचे या 150 के अबाव हो तो ऐसी पेशेंट को आप आईसीयू में एडमिट करोगे। सेकंड वन है सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल 120/80 है, 120 आर्टेरियल सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। अब जिन पेशेंट का सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर 80 और बिलो हो, 80 बिलो हो मतलब 120 नॉर्मल है और इसका 80 मिलीमीटर ऑफ एच से बिलो हो, या वो पेशेंट आर 20 मिलीमीटर ऑफ एच बिलो द पेशेंट यूजुअल प्रेशर। अब ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी यूजुअल प्रेशर हाई होते हैं, जैसे मतलब ये कि जो एजड पेशेंट्स होते हैं, एजड पेशेंट के ऑलरेडी बीपी जो है ना वो 150 160 इस तरह की वो नॉर्मल होती है उनकी। अब ऐसी पेशेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उनका जब सिस्टोलिक प्रेशर उनकी यूजुअल प्रेशर से, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है उसका यूजुअल प्रेशर 160 है, तो अब 160 से 20 मिलीमीटर ऑफ एच बिलो भी जब आ जाए तो ऐसी पेशेंट को भी आप जो है ना आईसीयू में एडमिट करोगे। ओके, मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ 60 मिलीमीटर लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ एच। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल 70 to 100 mm ऑफ एच है, लेकिन जब ये 60 से बिलो आ जाए तो फिर ऐसी पेशेंट को आप कंसिडर कर सकते हो एज एन आईसीयू पेशेंट। ओके, डायस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 120 mm ऑफ एच। डायस्टोलिक जो है ना नॉर्मल वो 80 है, अगर किसी पेशेंट का जो है ना वो 120 अबाव कर गया तो ऐसी पेशेंट को भी आप जो है ना आईसीयू में एडमिट करोगे। रेस्पिरेटरी रेट जो है ना 35 ब्रीथ पर मिनट जो है ना इससे अबाव कर जाए तो फिर आप आईसीयू में वेंटिलेटर पे लगाओगे, और जो नॉर्मल ब्रीथ है वो है 12 to
20 है, नॉर्मल 12 to 20 या 12 to 18 राउंड अबाउट है। लेकिन ये पेशेंट जब 35 से अबाव कर जाए, और ये एडल्ट के लिए ये क्राइटेरिया है, ओके, 35 से अबाव कर जाए तो फिर ऐसी पेशेंट को भी आप, अब ये जो सिंगल पैरामीटर नहीं है कि सिंगल पैरामीटर को आप देखोगे कि ये बीपी जो है ना शूट कर गया तो आप डायरेक्टली उसको, ये मल्टीपल पैरामीटर है, मल्टीपल पैरामीटर को आप देखोगे और इसकी बेस पे जो है ना फिर आप पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करोगे। तो ये सिर्फ वाइटल साइंस का है। इधर जो है ना लेबॉरेटरी वैल्यूज़ की भी आप देखोगे। लेबॉरेटरी वैल्यूज में क्या आता है, सीरियम सोडियम लेवल है। सीरियम सोडियम का जो लेवल है वो है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेकिन जब ये 110 से लोअर आ जाए या 170 से अबाव कर जाए तो फिर ऐसी पेशेंट को आईसीयू एडमिशन लाजमी है। सीरम पोटाशियम लेवल जो नॉर्मल है 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेकिन अगर ये 2 से बिलो हो जाए या 7 से अबाव हो जाए तो फिर ऐसे पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना होगा। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 50 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो नॉर्मल जो होता है वो 75 to 100 होता है। 75 to 100 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होता है। लेकिन जब ये 50 से बिलो आ जाए तो फिर इसको जो है ना आईसीयू में एडमिशन करोगे। अच्छा, पीएच लेवल नॉर्मल जो है ना 7.35 से 7.45 है। लेकिन जब ये 7.7 से अबाव हो जाए या 7.1 से बिलो हो जाए तो ये भी आईसीयू की एडमिशन के लिए जो है ना वो है। अच्छा, फिर सीरम ग्लूकोज लेवल अबाव 800 मिलीग्राम पर डिसीलीटर है। अब जो नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल है वो फास्टिंग पे जो है ना, फास्टिंग का सीरम ग्लूकोज लेवल जो है ना 70 to 100 है, 70 to 100 है, या 3.9 to 5.6 मिलीमोल पर लीटर है। ये mg पर डिसीलीटर है, ये मोल पर मिलीमोल पर लीटर है। तो 3.9 to 5.6 मिलीमोल पर लीटर और 70 to 100 मिलीग्राम पर डिसीलीटर ये नॉर्मल है, ओके। अब 126 तक जो है ना 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक जो है ना ये क्या है, ये प्री डायबिटीज़ होता है। लेकिन 126 से अबाव जो है ना वो डायबिटिक में शुमार होता है। लेकिन आईसीयू के लिए जब आप करते हो तो वो 800, और ये क्या होगा, ये 800 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, ये फास्टिंग नहीं होगा, ये जो है ना ये क्या है, ये रैंडम ग्लूकोज लेवल है, ओके। रैंडम जो है ना वो नॉर्मल 110 to 140 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है नॉर्मल, और 180 तक या 200 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक प्री डायबिटीज़ होता है। 200 से अबाव जो है ना वो फिर क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो 110 to 140 जो है ना ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, और 200 तक प्री डायबिटीज़, 200 से अबाव डायबिटीज़। लेकिन आईसीयू की पेशेंट के लिए जो है ना वो रैंडम ग्लूकोज लेवल जो है ना वो क्या हो, वो 800 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से अबाव हो। सीरियम कैल्शियम लेवल जो है ना वो अबाव 15 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। सीरियम कैल्शियम जो है ना वो कितना है, वो जो है ना वो है 8.5 to 10.5 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, वो नॉर्मल है, ओके। अच्छा, फिर टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग और अदर केमिकल सब्सटेंसेस इन हीमोडायनामिकली और न्यूरोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट। अब ऐसी पेशेंट है जो हीमोडायनामिकली कंप्रोमाइज्ड है या न्यूरोलॉजिकली। हीमोडायनामिकली का मतलब ये है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल है, मतलब ये कि उसका ब्लड फ्लो जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, हाइपोटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है। तो ऐसी पेशेंट को हम हीमोडायनामिकली अनस्टेबल कहते हैं। या न्यूरोलॉजिकली जो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, मतलब ये कि उसका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन है, वो जो है ना उसकी ब्रेन में कोई डैमेज वगैरह है। तो ऐसी पेशेंट में अगर कोई टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग जो है ना वो पाया जाता है या केमिकल सब्सटेंसेस, तो ऐसी पेशेंट को भी आप जो है ना क्या करोगे, आईसीयू में एडमिट करोगे, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आप जब रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी या टोमोग्राफी के थ्रू जो रिजल्ट्स आ जाए, रेडियोग्राफी एक्सरेज है, अल्ट्रासोनोग्राफी साउंड वेव्स हैं, और टोमोग्राफी जो इंटरनल इमेजेस हम कैप्चर करते हैं जैसा कि सीटी एमआरआई, सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह, ये टोमोग्राफी में आते हैं। अब जब ये चीज़ें पेशेंट के हो जाए तो इससे जो रिपोर्ट्स आ जाए, अगर उसमें जो है ना सेरेब्रोवास्कुलर हेमरेज आ गया, मतलब कि ब्रेन में जो है ना हेमरेज आ गया, या जो है ना कंट्यूजन और सब एरेकनाइड हेमरेज आ गया, कंट्यूजन सब एरेकनाइड हेमरेज, जब सब एरेकनाइड एरिया में जो है ना कोई वास्कुलर डैमेज आ जाए, कोई वेसल रप्चर्ड हो जाए, तो इसी की वजह से जो है ना कोई डैमेज या कोई ब्लड लॉस हो गया, या वो पेशेंट जिसकी इनमें से रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या टोमोग्राफी में क्या आ जाए, अल्टरमेंटल स्टेटस आ जाए या फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस,
तो ये जो है ना ये CVA और कंट्यूजन या सब एराकनाइड हेमरेज की वजह से जो है ना अक्सर पेशेंट का मेंटल स्टेट्स जो है ना वो क्या होता है, वो अल्टर्ड होता है, अनकॉन्शियस हो जाती है ऐसी पेशेंट। और साथ में जो है ना वो फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस ऐसी पेशेंट में जो है ना क्या होते हैं, स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल साइंस मतलब ये कि किसी का पाव जो है ना वो पैरालाइज हो गया, किसी का जो है ना कोई नर्व डैमेज हो गया, बॉल कंट्रोल लॉस हो गया। तो क्या होता है ऐसी पेशेंट जिसको हम कहते हैं ना फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, फोकल मतलब अफेक्ट स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, ऐसी साइंस जो स्पेसिफिक रीजन वो अफेक्ट करते हैं। मतलब ये कि आपका ये हाथ है, हाथ पैरालाइज हो गए तो इसका मतलब ये कि हाथ में जो नर्व्स है वो ब्रेन में उसका डैमेज हुआ है, इसी वजह से जो है ना ये हाथ पैरालाइज हो गया। तो ये क्या है, ये अपेरेंटली जो है ना आपको शो करते हैं फॉर एडमिशन इन ICU के। ऐसी पेशेंट को आप एडमिट करोगे ICU में। अच्छा, रप्चर्ड वाइसेरा, बहुत सी पेशेंट ऐसे होती है इसकी वाइसेरा जो है ना, वाइसरल आर्गन जो है ना जैसे कि इंटेस्टाइन या और वाइसरल आर्गन है वो रप्चर्ड हो गई, या ब्लेडर जो है ना वो रप्चर हो गया, लीवर रप्चर हो गया, या ऐसी पेशेंट जिसको एसिपिजियल वेरिसेस है। एसिपिजियल मतलब एसिपिगिस में क्या होता है, वेन्स एनलार्ज हो गए हैं और उसी की वजह से हो सकते हैं इससे रप्चर्ड हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। या यूटेरस विद हीमोडायनामिकल इंस्टेबिलिटी हो, यूटेरस जो है ना वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, मतलब ये कि उसमें जो है ना ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर वगैरह ये जो है ना ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी पेशेंट को जो है ना आप एडमिट करोगे ICU में। अच्छा, ऐसी पेशेंट जो डाइसेक्टिंग आर्टिक एनोरिज्म से हो ना, मतलब ये कि आर्टिक एनोरिज्म क्या होता है कि उसका जो अओर्टा है वो अओर्टा क्या हो गया है, वो एनोराइज्ड हो गया है, बल्जिंग या वीकनिंग हो गया है। ये अओर्टा है और ये अओर्टा के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब ये जब ब्लड आता है तो मोस्टली आर्टिक एनोरिज्म में ऐसा होता है कि ये इसे एक लेयर को जो है ना पार करते हैं फिर दूसरी लेयर को, और एडेन जो है ना ये अओर्टा या तो बल्जिंग आउट होता है और या जो है ना ये वीकेंड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ना डाइसेक्टिंग आर्टिक एनोरिज्म। ओके, तो ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट को जो है ना आप एडमिट करोगे ICU में। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG से जो फाइंडिंग आ जाए तो उसमें अगर एक पेशेंट है और वो पेशेंट ECG में जो है ना उसको आपको पता चला कि वो माइकार्डियल इन्फॉक्शन उसको हो गया है और उसको कम्प्लेक्स एरिथमियाज उसकी है, तो कम्प्लेक्स एरिथमियाज वाला पेशेंट जो है ना माइकार्डियल इन्फॉक्शन क्या होता है, मतलब ये कि हार्ट अटैक हो जाए उसको, उसकी कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक हो जाए और उसको जो है ना साथ में कम्प्लेक्स एरिथमियाज भी है। एक एरिथमिया होता है, एक कम्प्लेक्स एरिथमिया। एरिथमिया ये है कि हार्ट के एक चैम्बर में जो है ना वो रैपिड या एबनॉर्मल या इर्रेगुलर जो है ना हार्ट रेट आ जाए, ओके, हार्ट मोमेंट आ जाए। और जब मल्टीपल चैम्बर जो है ना उस एरिथमियाज में इन्वॉल्व हो तो हार्ट रिदम जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाए मल्टीपल चैम्बर्स में, तो फिर उसको हम कम्प्लेक्स एरिथमियाज कहते हैं। तो ऐसी पेशेंट और साथ में जो है ना वो पेशेंट क्या हो, हेमोडायनामिकल इंस्टेबिलिटी हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि आपका हार्ट जो है ना वो पंपिंग अच्छी तरह नहीं करता, सफिशिएंट पंप जो है ना वो नहीं करता, तो उसको हम हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ओके, तो ऐसी पेशेंट, अगर ऐसी पेशेंट हो सस्टेन वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया हो, एक पेशेंट है उसको जो है ना टिकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया और सस्टेंड है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है, या ऐसी पेशेंट जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, मतलब ये कि उसका जो वेंट्रिकल है वो क्या है, वो अच्छी तरह जो है ना वो फिब्रिलेट ब्लड जो है ना वो सप्लाई नहीं करता, डिसऑर्गेनाइज्ड या शेकंड है। ओके, तो ब्लड की सप्लाई जब वेंट्रिकल अच्छी तरह नहीं करता तो इसको हम वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये फिब्रिलेट हो चुके होते हैं। ओके, ऐसी पेशेंट, और वो पेशेंट जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड विद हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी हार्ट जो है ना कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है या उसको जो है ना हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी वाली पेशेंट है, तो ऐसी पेशेंट को भी आप क्या करोगे, आप एडमिट करोगे ICU में। ओके, अच्छा, अब फिजिकल फाइंडिंग्स में क्या होता है, फिजिकल फाइंडिंग एक्यूट अनसिक, मतलब फिजिकली जो है ना पेशेंट कैसे होना चाहिए अगर कि वो जो है ना क्या हो जाए, एडमिट हो जाए ICU में। तो सबसे पहले उसके अनकॉन्शियस स्टेट को आपने जानना है। अनकॉन्शियस स्टेट में अगर उसकी प्यूपल्स अनइक्वल है,
उसकी प्यूपल जो है ना वो एक पेक्स कंडीशन पे नहीं है, मतलब ये कि दोनों यकसर नहीं है, जिसको कॉन्शियस स्टेट को जो है ना जब आप मालूम करते हो तो आप प्यूपल को जो है ना वो लाइट दिखाते हो। वो लाइट के थ्रू जो है ना अगर प्यूपल दोनों सेम नहीं है, वो अनइक्वल है, तो ऐसी पेशेंट जो है ना फिर आईसीयू में, ये एक्यूट पेशेंट्स होते और इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है ना बर्न्स कवरिंग एरिया, तो बर्न्स कवरिंग एरिया जब 10% ऑफ द बेसल सरफेस एरिया से अबाव हो। अब बर्न कवरिंग एरिया का आपको पता भी होगा कि इसको हम किस तरह पॉइंट करते हैं कि हेड के लिए जो है ना, हेड बर्न के लिए हम 9% जो है ना वो करते हैं, आर्म बर्न के लिए जो है ना हम 9% और राइट लेफ्ट आर्म 9% एक आर्म के लिए, 9% दूसरे आर्म के लिए। फिर जो है ना चेस्ट और एब्डोमेन के लिए जो है ना हम 18% करते हैं, लेकिन इंटीरियरली, और 18% पोस्टीरियरली। फिर जो पाव होता है, लेग्स होते हैं, लेग्स बोन के लिए जो है ना हम टोटल पोस्टीरियर इंटीरियर के लिए 18% करते हैं, और राइट और लेफ्ट लेग के लिए, राइट लेग के लिए 18%, लेफ्ट लेग के लिए 18%, और जो पीरिनियम होता है उसके लिए 1%। तो अब ये जब बर्न्स कवरिंग एरिया 10% से अबाव हो तो उसको जो है ना हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। फिर एनोरिया मतलब ये है कि यूरिन आउटपुट नहीं है। अब एनोरिया का वो होता है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट हमारे पास होता है 800 मिलीलीटर पर 24 आवर, या जिसको हम कहते हैं ना 25 to 30 मिलीलीटर पर आवर भी इसको हम कहते हैं। तो ये नॉर्मल है हमारे पास। 800 से लेकर 2000 तक या 2500 तक, 2200 तक राउंड अबाउट ये नॉर्मल होता है। अब ओलिगोयूरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए और वो लेस देन 400 मिलीलीटर पर 24 आवर या 17 मिलीलीटर पर आवर जो है ना वो आ जाए, तो इसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। एनोरिया जब एब्सेंट हो जाए, यूरिन आउटपुट एब्सेंट कब होता है, अगर उसकी 24 आवर में 100 मिलीलीटर यूरिन आउटपुट है, लेस देन 100 मिलीलीटर ऑफ यूरिन आउटपुट है विद इन 24 आवर, या उसकी जो है ना 12 आवर में बिल्कुल यूरिन है ही नहीं, यूरिन आउटपुट 12 आवर में है ही नहीं, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना आप एनोरिया में शामिल करोगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक और टर्म है पुलियूरिया जब यूरिन आउटपुट जो है ना 3000 मिलीलीटर पर 24 आवर से अबाव हो जाए तो इसको हम पुलियूरिया कहते हैं। ओके, तो ये एनोरिया वाले पेशेंट को जो है ना आप एडमिट करोगे आईसीयू में, ओलिगोयूरिया वाले को आप नहीं करोगे। ओके, अच्छा, फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसी पेशेंट आपके पास आ जाए कि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब ये कि जो एयर पासिंग एरिया है 0.5 है या ट्रेकिया है, वो क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, एयर पास नहीं हो रहा, तो ऐसी पेशेंट को आईसीयू में आप वेंटिलेट करोगे। फिर अच्छा, फिर कोमा में जो पेशेंट चले जाए और वो कोमा जो है ना वो क्या हो, प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम कोमा कहते हैं। मतलब ये कि एक पेशेंट कोमा में चला जाए तो उसका अनकॉन्शियस जो है ना, अनकॉन्शियस होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो ऐसे पेशेंट को भी आईसीयू में एडमिट करना होता है। अच्छा, ऐसी पेशेंट जिसको कंटिन्यूस सीजर हो, कंटिन्यूस सीजर जिसको हम स्टेरस एपिलेप्टिकस भी कहते हैं, मतलब ये कि वो सीजर जो प्रोलॉन्ग हो जाए, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वो ले ले, तो ऐसी सीजर वाले पेशेंट को भी आईसीयू में एडमिट करना होता है। साइनोसिस वाली पेशेंट जिसकी जो है ना स्किन जो है ना वो ब्लू पर्पल हो जाए प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो भी साइनोस पेशेंट को भी आप जो है ना एडमिट करोगे आईसीयू में। और कार्डियक टेम्पोनार्ड वाले पेशेंट, कार्डियक टेम्पोनार्ड क्या होता है कि जब आपका जो पेरिकार्डियल एरिया है, ये आपका हार्ट है और हार्ट से इर्द गिर्द ये जो पेरिकार्डियम है, उस पेरिकार्डियम में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इसी की वजह से जो है ना फिर क्या होता है, इसकी वजह से उसका बीपी लो हो जाता है, उसका नेक वेन जो है ना वो क्या होता है, जिगुलर वेन वो जो है ना वो बल्जिंग आउट हो जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, पेशेंट शॉक में चल सकता है। तो ऐसी पेशेंट को जो कार्डिक टेम्पोनार्ड वाले पेशेंट होते हैं वो आप एडमिट करोगे आईसीयू में। ओके, अच्छा, फिर जो है ना इसके बाद इंटेंसिव मॉनिटरिंग इज जनरली रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये जो केसेस है इसमें जो है ना आप पेशेंट को इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है ना वो प्रोवाइड करोगे। ओके, अगर मतलब है कि आईसीयू में भी आप एडमिट करोगे और उसके जो है ना इंटेंसिव मॉनिटरिंग अगर जनरली भी हो तो आप उसको इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है ना वो प्रोवाइड करोगे। द फर्स्ट वन उसमें क्या है, इंटेंसिव का मतलब क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन आप उसकी करोगे। जो फर्स्ट वन वाला है क्रेनियल न्यूरोसर्जरी वाली पेशेंट जो होते हैं, जिसकी जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर एंड ब्रेन नर्व्स एंड स्कल, जैसा कि ब्लड क्लॉट एंड रिमूवल हो गया, तो उसको जो है ना आप क्या करोगे,
उसकी रिमूवल के लिए जो है ना उसी क्रेनियल न्यूरोसर्जरी वाली जो पेशेंट होते हैं जिसमें जो है ना वो प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप ब्रेन के नर्व्स वगैरह को या ब्लड क्लॉट को जो है ना वो रिमूव करते हो, तो क्या होता है वो पेशेंट उसके लिए जो है ना इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। फिर जो है ना हेड इंजरीज विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुआ है और उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ऐसे पेशेंट को भी। इंट्यूबेटेड जो पेशेंट होता है जिसको जो है ना आप क्या करते हो, इंट्यूबेट करते हो। इंट्यूबेट मतलब ये कि आप जो है ना थ्रू माउथ उसको पाइप लगाते हो उसके ट्रेकिया तक डायरेक्टली, ओके। या वो पेशेंट जिसको जो है ना ट्रिक्यास्टमी हुई हो, ट्रिक्यास्टमी मतलब ये कि तो आप डायरेक्टली ट्रेकिया में जो है ना पाइप एंटर करते हो फॉर वेंटिलेशन पर्पजेज, ओके। अच्छा, मेजर ट्रामा पोस्ट ऑपरेटिवली, अब ऐसी पेशेंट जिसकी ऑपरेशन हो जाए और ऑपरेशन के बाद जो है ना उसको मेजर ट्रामा मतलब कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन आ जाए आफ्टर द सर्जरी, मोस्टली सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना आप इंटेंसिव केयर आप प्रोवाइड करोगे। एब्डोमिनल सर्जरी फॉर कंडीशन नेग्लेक्टिंग फॉर मोर देन 24 आवर्स, अब एक पेशेंट है और उस पेशेंट का एब्डोमिनल सर्जरी हो गया लेकिन 24 आवर तक उसको नेग्लेक्ट किया गया, मतलब कि उसको अच्छी तरह मेडिकेशन नहीं दी गई, उसकी जो है ना अच्छी तरह उसका केयर नहीं किया गया, तो ऐसी पेशेंट की फिर जो है ना आप क्या करोगे, आईसीयू में एडमिट करोगे और उसका इंटेंसिव केयर करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसी पेशेंट जो एब्डोमिनल सर्जरी आप नेग्लेक्ट करोगे ऐसी पेशेंट को, तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुई हो, उसकी जो है ना उसकी टिश्यू डैमेज हुआ हो, नेक्रोसिस हुआ हो, या जो है ना उसको मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो सकते हैं जो ऐसी पेशेंट को जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो तो उसको फिर हो सकता है, ओके। अच्छा, फिर चेस्ट ड्रेन इन द फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स का जो चेस्ट ड्रेनेज होता है तो ऐसे पेशेंट की भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी पेशेंट का जब आप ड्रेनेज करते हो और ट्रैक ड्रेनेज वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, तो ऐसी पेशेंट का जब आप ड्रेनेज करते हो तो हो सकता है कि उसके चेस्ट वगैरह से जो है ना क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए या और कोई कॉम्प्लिकेशन उसको आ जाए, तो ऐसी पेशेंट को जो है ना फिर आप क्या करते हो, ऐसी पेशेंट को होना चाहिए कि आप उसको प्रोवाइड करो वो वाला ड्रेनेज आपको प्रोवाइड करो, उसको जो है ना आप इंटेंसिव केयर आप उसको प्रोवाइड करो, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना ऐसी पेशेंट में आप एयर लीक्स भी हो जाते हैं, मतलब कि आप जब चेस्ट ड्रेनेज करते हो ड्यूरिंग दैट टाइम जो है ना वो क्या हो जाए, एयर लीकेज हो जाए ड्यूरिंग उसके लंग्स से या ट्रेकिया वगैरह से, तो ऐसे हो सकता है। तो इसकी इंटेंसिव केयर जो है ना इंटेंसिव मॉनिटरिंग इसकी होनी चाहिए। वेंटिलेशन डिफिकल्टीज़, वो पेशेंट जिसको वेंटिलेशन डिफिकल्टीज़ हो, मतलब सांस अच्छी तरह नहीं ले सकती, तो उसकी भी जो है ना इंटेंसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एयरवे डिफिकल्टीज़ वाली पेशेंट जैसे कि है पोटेंशियल और एस्टेब्लिश एयरवे डिफिकल्टीज़ है। पोटेंशियल एक वेंटिलेशन डिफिकल्टी, वेंटिलेशन में जो है ना एयरवे कभी आता है, साथ में जो है ना अंदर ऑक्सीजन एयर गैसेस एक्सचेंज वगैरह सब कुछ आते हैं। एयरवे डिफिकल्टीज़ में आते हैं कि आप जो है ना पेशेंट का एयरवे जो है ना वो ओपन है या क्लोज है, ओके, उसको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो एक होता है पोटेंशियल डिफिकल्टीज़ और एक होता है एस्टेब्लिश मतलब एक्टिव ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को आप उसको देख रहे हो और उसको जो है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम में सांस नहीं ले रहा। एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब ये है कि उसको रिस्क डेवलपिंग द ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स उसको है, तो ऐसी पोटेंशियल मतलब ये कि पोस्ट थायराइडेक्टमी, तो ऐसी थायराइडेक्टमी जिस पेशेंट की थायराइड जो है ना वो कट की जाए, तो हो सकता है अगर उसको जो है ना या तो डायरेक्टली उसको वो होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, या जो है ना ऐसी पेशेंट हाई रिस्क पे होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को, जैसे कि रिमूवल ऑफ लार्ज गाइटर को आपने रिमूव किया, तो ऐसी पेशेंट को डायरेक्टली भी हो सकता है और ऐसी भी हो सकता है कि जो है ना बाद में उसको डेवलप हो जाए ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। तो ऐसी पेशेंट को जो है ना आप क्या करोगे, इंटेंसिव मॉनिटरिंग ऐसी पेशेंट की आप करोगे, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आता है इंटेंसिव मॉनिटरिंग की और कौन कौन सी है, तो इसमें जो है ना अनस्टेबल फोर्सेस और ब्लड प्रेशर और हाई और लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट की भी आप इंटेंसिव मॉनिटरिंग करोगे। एनूरिया या ओलिगोयूरिया वाले पेशेंट जो मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया उसकी भी आप इंटेंसिव मॉनिटरिंग करेंगे। सीवियर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया वाली पेशेंट, इसकी भी आप इंटेंसिव मॉनिटरिंग करोगे। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, एक्लेम्शिया क्या होता है। प्री एक्लेम्शिया जब प्रेगनेंसी के टाइम जो है ना क्या हो जाए, बीपी शूट कर जाए, वो हाई हो जाए, और साथ में जो है ना यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाए। और ये क्या हो, ये कब हो, 20 वीक्स आफ्टर द प्रेगनेंसी की 20 मतलब कि
वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रेगनेंसी की 20 वीक्स पे जो है ना जब ये वाली सिम्टम्स शुरू हो जाए कि उसकी बीपी जो है ना वो हाई हो जाए, उसकी यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाए, तो ये ऐसी पेशेंट को हम कहते हैं ना प्री एक्लेम्शिया वुमेन। ओके, एक्लेम्शिया वाली पेशेंट कौन सी होती है कि उसमें जो है ना ये वाली सिम्टम्स हो कि उसका बीपी हाई हो, साथ में प्रोटीन एंड यूरिन हो, और इसके साथ साथ एक और न्यू सिम्टम हो कि वो क्या हो, सीजर्स हो उनको। ऐसी पेशेंट को साथ में सीजर्स भी होते हैं। तो जब सीजर साथ में होते हैं तो फिर ये वाले कौन सी है, एक्लेम्शिया है। और एक्लेम्शिया जो है ना वो मोर सीवियर देन प्री एक्लेम्शिया वाली पेशेंट होते हैं। ओके, अच्छा फिर सर्जिकल सेप्सिस वाली पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो है ना कि उसकी सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी जो है ना उसको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, और उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो है ना इन्फ्लेमेशन उसकी बॉडी में हो गया है, तो इसको हम सर्जिकल सेप्सिस वाले पेशेंट, तो ये पेशेंट जो है ना फिर इसको भी हम क्या करते हैं, इसकी जो है ना इंटेंसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ओके, अच्छा कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और सर्जरी या एनेस्थीसिया के दौरान जो है ना क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई। अब कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन है ना। अच्छा फिर हेमोरेज वाले पेशेंट की भी जो है ना ब्लड क्लाट, उसकी कोई बॉडी ब्लड वेसल में जो है ना कहीं पे भी ब्लड क्लाट हो गया, तो ऐसी पेशेंट की भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हाइपोथर्मिया वाली पेशेंट जिसकी जो है ना टेम्परेचर एकदम से लॉस हो जाए, तो ऐसी पेशेंट की भी। हाइपोक्सिया वाली पेशेंट जिसकी जो है ना ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होती है उसके आर्गन में, तो ऐसी वाली पेशेंट को भी। और न्यूनेट्स आफ्टर एनी सर्जरी, और जो भी सर्जरी हो, माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, लेकिन जब न्यूनेट की सर्जरी हो जाए तो उसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग जो है ना वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वो एट रिस्क पे होते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट पे जो है ना शॉर्ट पार्ट होगा जिसमें जो है ना इन्फेक्शन कंट्रोल NICU जो है ना वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।